हम बात कर रहे हैं इलीट कैप्चर के बारे में, जिसके लिए खबरदार किया जाता है कि जो मुल्क इसमें फंस जाए उसे फिर जवाल से तबाही से कोई नहीं रोक सकता। तो यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ हैं। यूसुफ साहब ज़रा बताइएगा कि जो जो इलीट कैप्चर है सो कॉल्ड, वो टोटल और कंप्लीट हो चुका है या अभी सिस्टम में गुंजाइश है पुशबैक की, कोर्स करेक्शन की? देखिए, मेरे ख्याल से तो और इसका दायरा जो है बढ़ रहा है। और रिकैप्चर मैंने दो चीज़ों का तो जिक्र किया आपको, थ्रू टैक्सेस और ये मैकेनिज्म पे लैंड का एक हम्म। और चीज़ अहम है। और वो ये है कि जो मुख्तलिफ कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, लाइक शुगर है, हम्म। सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, इसमें इस तरह से, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई गैर कानूनी हो, बाकायदा ये लीगल है। सब लीगल है। लेकिन उनको जो मराद दी जाती हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में, जिस तरह के फर्टिलाइजर कंपनीज को गैस की प्राइसिंग है, वो कहते हैं इससे किसानों के लिए दी जाती है, लेकिन किसानों को तो वो सस्ती फर्टिलाइजर नहीं मिलती है। उसका सबूत ये है कि अगर आप उठा के पिछले 3 साल की जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स 2-3 गुना बढ़ गए हैं चंद सालों में। तो ये एक बड़ी कॉन्क्रीट बात है, इसलिए कि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। इसी तरह जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अथॉरिटी है, उसने बाकायदा फाइन्स लगाए हैं मुख्तलिफ सेक्टर पे, जिसमें सीमेंट सेक्टर भी शामिल है और दूसरी तरह से। लेकिन ये कि फिर वो मामला लिटिगेशन में चला जाता है तो बात उलझ जाती है। तो ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से हम देखते हैं। बात ये होती है कि इसको हमारे बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है, इसलिए कि ये यकीनन बहुत ताकतवर लोग हैं। ये ताकतवर जो हैं पूरे सारे सिस्टम में हैं। तो मीडिया में भी ये कहते हैं कि जी हम इसलिए करते हैं कि ये तो फ्री मार्केट है। जना, फ्री मार्केट का मसला ये है कि उसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट फेयर प्राइस हो वो लोगों पे जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ जो मर्यादा याफ्ता तबका है, चाहे वो सीमेंट वाले हों, शुगर वाले हों, या फिर वो लोग हों जो प्लॉट अपने नाम अलॉट कराते हैं, वो तो उसको मार्केट प्राइस से बहुत कम कीमत पे मरात ले लेते हैं। लेकिन जब बात आती है लोगों की, तो वो कहते हैं जनाब ये तो मार्केट ऐसी है। हम्म। लेकिन हम्म। ये बात उस वक्त बड़ी खोखली मालूम होती है जब आप ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे जो पेट्रोल प्राइस है, उसमें तकरीबन जो इंपोर्ट, अगर आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी शामिल कर लें, मिला भी लें, तो जो ड्यूटीज और सारी लेवीज जो हैं, वो पेट्रोल प्राइस का जो मैंने लेटेस्ट कैलकुलेशन है जो पिछले हफ्ते की है, वो तकरीबन हम्म। 44% है। अरे वाह। वाह! बताइए कि जिस हम्म। मुल्क में मैक्सिमम टैक्स रेट 35% है, जीएसटी का जी। रेट 18% है, हम्म। वहां हमको इतना घुमा घुमा के इस गोरे धंधे में उलझा रखा है कि बैन अवी कीमतें बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। अगर आप ओगरा की जो पब्लिश प्राइसेस हैं उसको देखिए, तो पता ही चलता है कि जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो तो 44% है। भाई ये किस खुशी में है? हाँ। तो हाँ। मैं इसको हाँ। एक रीड कैप्चर की आप मिसाल देता हूं, इसलिए कि ये पैसा जो है, ये ऑयल कंपनीज को जाता है, ये हुकूमत के पास जाता है। किसके पास से जाता है? ये लोगों की जेब हाँ। से जाता है। हमारी जेब से जाता है सर। हम्म। हम्म। मतलब बिल्कुल। द तो पावरफुल ये एक कीपिंग पाकिस्तान पुअर, एक 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 लिहाज से ना, एक अगर हम इस तरह जी। देखें। और ये यूसुफ साहब, जैसे आपने बहुत मेरा ख्याल है कि वाज़ेह अंदाज में इसको बयान किया है कि ये सिस्टम की खामी नहीं है, ये सिस्टम की खूबी है। सिस्टम डिज़ाइंड ही इसी तरह है ना। और आपने कोई चंद बड़ी मज़ेदार मिसालें दी हैं। वैसे तो हम कई घंटे इस मौजू पर आपके साथ बात कर सकते हैं। एक तो ये जो लग्जरी हाउसेज मिलते हैं सीनियर अफसरान को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, और आपने यहाँ पर जिक्र किया है इस्लामाबाद के इंतहाई पसंदीदा जो सेक्टर्स हैं वहाँ के, F14 एंड F15। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि और E11 में तो यहाँ पर जो सीनियर अफसरान को प्लॉट्स मिल रहे हैं, लग्जरी हाउसेज मिल रहे हैं, वो मार्केट रेट से कितने कम में मिल रहे हैं अंदाजन? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसलिए कि इसके बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन वो बताते नहीं है। राइट। लेकिन अगर आप जाके बैठे हैं इस्लामाबाद की महफिलों में, तो आप ये जरूर सुनेंगे कि ये प्लॉट मिला, मैंने इतने में बेच दिया, इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया। राइट। इसलिए कि ये डिपेंड ये करता है कि सीधी बात है कि कौन के किसके पास पावर ज्यादा है। हम्म। लेकिन अगर वो इस बारे में ट्रांसपेरेंट हो, बताएं कि भाई हमने इसको प्लॉट इस कीमत पे दिया है, तो बात तो है।
तो इसकी जो आपके पास सबसे बड़ा जो मसला ये है कि ये बिल्कुल बात ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि अगर मार्केट प्राइस इतनी है तो मार्केट प्राइस जो है वो सामने आती नहीं है। वो इसलिए कि अगर आप लगा भी दें तो फिर उसमें मुख्तलिफ तरीके से इसको घुमा फिरा के बहानों से, हेले बहानों से जनाब ये किया रहता है कि ये फिर ये बहस आ गई थी, किसी ने लगाने की कोशिश भी की थी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अच्छा, ये रियल एस्टेट के बारे में बड़ी कहा जाता है, अच्छा ये तो इस पे डीम टैक्स क्यों लगा दिया, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर के बारे में भी आप सारे प्रोविंसेस को उठा के देख लीजिए, एग्रीकल्चर में जो पूरी मईशत का तकरीबन 22-23% है, उसमें बमुश्किल चंद अरब रुपए जनाब टैक्स में जमा हुए हैं। अच्छा, तो आप जो है ना इधर से टैक्स देने को तैयार हैं, ना ही प्रॉपर्टी से। मैंने 2018-19 में देखा था कि एफबीआर ने जो एमएनएस इनकम टैक्स पे करते हैं उसके बारे में उन्होंने डायरेक्टरी शामिल की थी। वो मैंने या 2-3 और लोगों ने उसका नोटिस लिया और उस पर पूरी तफसीलात छाप दी। उसके बाद एफबीआर ने इसकी टैक्स डायरेक्टरी छापना ही बंद कर दी। उसकी वजह साफ बात थी कि जो इफेक्टिव टैक्स रेट था, मतलब ये कि जो एमएनएस ने सब मिला के टैक्स दिया था और जो उनकी आमदनी डिक्लेयर की थी, उसका तनासुब बमुश्किल 4.5%। तो आप बैठे हुए हैं, डॉन कर रहे हैं, आप जो अपना टैक्स कटवाते हैं वो 20%, 25% जितना भी हो आपकी सैलरी के लिहाज से, लेकिन एमएनएस जो है हमारे वो 4-5% टैक्स दे रहे हैं। तो ये अगर एलीट कैप्चर की सबूत या मिसाल नहीं है तो फिर और क्या है? जो तो बात इसीलिए ये होता है कि ये बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले जो हैं बड़े बड़े सियासतदानों को जनाब बंगले तोहफे में दे देते हैं। अब मैं नामों में नहीं जाऊंगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बंगले, तोहफे में देखिए, देयर इज नो हेलीकॉप्टर, फ्री लंच, कई चीजें गाड़ियां देयर इज नो वीगो फ्री लंच। मिल अच्छा, जाती हैं अब तो अभी तो हम पता प्रोटेक्टिव नहीं क्या क्या सा। जी, अभी तो जो तो ये है कि फिर इसका मैंने रियल एस्टेट के हवाले से हवाला दिया कि देखिए ना, ये मेरी कोई अपनी कोई ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से अपनी तरफ से कोई स्पेकुलेट कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है जो निकली थी वॉशिंगटन से, पाकिस्तानियों की जो दुबई में प्रॉपर्टी है उसका उन्होंने तमकीन लगाया था तकरीबन 11 बिलियन डॉलर्स। ये है कि जो सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज जो है, जिसमें बहुत सारे और भी लोग शामिल थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि 17,000 पाकिस्तानी जो है उनके पास कोई 23,000 प्रॉपर्टीज हैं दुबई में, जिसका तमकीना लगाया गया था तकरीबन 11 बिलियन डॉलर्स। और इस प्रोजेक्ट में जो तो दुबई अभी अभी अनलॉक तो प्रोजेक्ट था, यूसुफ साहब, हाँ, अभी तो वो भी परेशान होंगे दुबई की उसमें हालात की वजह से, मैं खाली एक लेकिन कह वो रहा था कभी कि इसमें परेशान नहीं होते। तकरीबन 70 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी। तो ये ऐसा नहीं था कि देखिए इस नहीं। डेटा कलेक्ट करने में आप ये सोच लीजिए कि इसमें जाके इन्वेस्टिगेट करना इतना मुश्किल काम है कि उनको भी, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी 70 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना पड़ा, तब जाके ये सारी तफसीलात सामने आई। आई एम सो सॉरी। अभी तो हमने मतलब जो प्रोटेक्टेड और फेवरेट इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर भी बात करनी थी, प्रोजेक्ट्स पर मज़ीद बात करनी थी, लेकिन वक्त आज हमारा यहाँ ही ख़त्म हो रहा है। मेरा ख्याल है कि पार्ट 2 करने की ज़रूरत है हमें। हाँ बट हाँ हाँ, थैंक बिल्कुल यू, सही, थैंक नेक्स्ट यू टाइम दोबारा जहमत जी, देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच यूसुफ साहब। और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।